आज हम बात करेंगे संविधान में आपातकालीन उपबंधों से संबंधित। आपातकालीन उपबंध संविधान में कहाँ से लिए गए हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ सकती है क्योंकि अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है और उसमें कानून में संविधान सर्वोच्च है, तो अगर कोई भी बाहरी देश किसी देश पर हमला कर देता है या उस देश के अंदर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि विद्रोह जैसी स्थिति दिखती है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है और संविधान के द्वारा क्या किया जा सकता है। इसलिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था संविधानों में की गई है। हर देश के संविधान में लगभग आपात की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से भारतीय संविधान में भी आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आपात उपबंध भारतीय संविधान में कहाँ पर है, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये टॉपिक हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो या फिर पुलिस से संबंधित उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई की या फिर कांस्टेबल की। इस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं और संविधान के किस भाग में है? संविधान के 18वें भाग में आपात उपबंधों को रखा गया है और अनुच्छेद देखें तो 352 से 360 तक आपात उपबंधों को रखा गया है। और संविधान में, भारतीय संविधान में आपातकाल 3 प्रकार का लिया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल माने गए हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 352 में है पहला, और दूसरा है अनुच्छेद 356 में, और तीसरा है अनुच्छेद 360 में। तो 52, 56 और 60। तो जो अनुच्छेद 352 का है पहला आपातकाल, उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा जो 356 में है वो है राजकीय आपातकाल, और जो तीसरा अनुच्छेद 360 में है उसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तो जो 352 का है, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्र पर अगर कोई आपदा आ जाए, जैसे कि किसी बाहरी देश से कोई आक्रमण कर दे, एक तरफा होगा तो वो आक्रमण होगा, और जो युद्ध होता है वो दोनों देशों की सहमति से घोषणा करके युद्ध होता है, तो उसको युद्ध कहते हैं। और आक्रमण एक तरफा होता है और जो विद्रोह है वो भी एक तरफा ही होता है। तो अगर कोई युद्ध कर दे, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी जाती है। इसी तरह से जो 356 है, ये राज्य का आपातकाल होता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण ये कब लगाया जा सकता है? ये राज्य के अंदर होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में राज्यों में आपातकाल की स्थिति कब कब बन सकती है। तो राज्य में आपातकाल लगाने के लिए मान लीजिए कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं और कोई भी पार्टी का बहुमत नहीं होता, यानी कि कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा 30 दिन का समय दिया जाता है, और उस 30 दिन में ये कहा जाता है राज्यपाल के द्वारा कि अगर कोई भी पार्टी बहुमत स्थापित नहीं कर पाती है तो वहां राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाएगा। अगर पार्टियों के गठबंधन से सरकारें बन जाती हैं तो वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से राष्ट्रपति शासन 356 का जो है वो राज्य में लगाया जाता है, राज्य के परिप्रेक्ष्य से संबंधित होता है। इसके अलावा जो भी अनुसूचियां है, सूची भारत में 3 प्रकार की हैं, एक केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन सूचियों में जो केंद्र की सूची है, संघ सूची, अगर संघ कोई भी ऐसा कानून बनाता है, केंद्र सरकार ऐसे कोई कानून बनाती है जो राज्य सरकार ना माने। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि अगर सरकार ने नोटबंदी कर दी है तो वो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा हुआ है। अगर उसे कोई भी राज्य नहीं मानता है तो उस राज्य पर कार्रवाई के रूप में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और पहली स्थिति क्या थी कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, तो ये इन 2 परिप्रेक्ष्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है। तो जो राज्य का
राष्ट्रपति शासन होता है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और इसके दूसरे नाम क्या है कि राज्य या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो आपातकाल होता है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में क्या है कि जब वित्तीय साख खतरे में हो। वित्तीय साख का मतलब है भारत की आर्थिक स्थिति इस तरह से हो जाए कि ये उस समय महसूस हो कि सरकार के द्वारा जो भी प्रशासन है, वो जो भी सेवारत कर्मचारी हैं उनको सैलरी या जो लोग रह रहे हैं देश में उनको अपनी जीविका या आय से संबंधित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करी जा सकती है। अब ये आपातकाल लागू कैसे होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति ही लागू करता है, और राष्ट्रपति लागू तो तुरंत कर देगा, लेकिन लागू कैसे करेगा? तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अगर लिखित सिफारिश मंत्रिमंडल की राष्ट्रपति के पास पहुंचती है तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, और संसद में उसका अनुमोदन 30 दिन के अंदर 30 दिन में लेना होता है। और ये 2/3 बहुमत का मतलब है विशेष बहुमत के द्वारा संसद से पारित होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये राष्ट्रपति शासन मान्य किया जाएगा और राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो 30 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से जो संवैधानिक तंत्र की विफलता है, दूसरा आपातकाल है, ये सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। ये 1/2 बहुमत के दर से पारित कर दिया जाता है, और ये जो है 60 दिन में अनुमोदित हो जाना चाहिए सदन में, संसद में 60 दिन के भीतर इसको लागू हो जाना चाहिए। राज्य आपातकाल देखें तो 60 दिन का समय इसलिए दिया गया है इसमें ज्यादा, क्योंकि भारत में राज्य के भीतर स्थिति नकारात्मक या वहां पर कानून ना मानने की स्थिति में लागू किया जाता है, तो ये एक विशेष क्षेत्र की बात है, ये पूरे देश की बात नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए जो है इसमें कि 60 दिन का समय दिया जाता है। और इसके अलावा जो तीसरा आपातकाल है, जो 360 वित्तीय आपातकाल है, तो वो भी सामान्य बहुमत से 1/2 बहुमत से सदन में पारित किया जाता है। तो 1/2 से पारित कर दिया जाता है, और इसके लिए भी समय दिया गया है 60 दिन। 60 दिन में सदन में अनुमोदित हो जाना चाहिए इसको, तब ये जो है कानून जो आपातकाल है वो लागू हो जाता है। और आपातकाल लागू कैसे हुआ कि राष्ट्रपति जो के पास मंत्रिमंडल की लिखित शिकायत पहुंचेगी। इसके अलावा जो प्रभाव हैं इसके आपातकाल के, देखते हैं कि क्या प्रभाव होंगे। इसके प्रभाव क्या है कि जो है अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्य आपातकाल लगा है तो जो है केंद्र सरकार राज्य से संबंधित जो भी कानून है वो अपने हाथों में ले लेगी। उस तरह एकात्मक सरकार के रूप में जो है कि कार्य करने लगेगी भारत सरकार। राज्य के पास कोई भी कानून संबंधी शक्तियां नहीं रह जाएंगी। तो इससे प्रभाव क्या होता है कि केंद्र राज्य संबंध प्रभावित हो सकते हैं, और इसके अलावा लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अगर वहां पे कार्यकाल में प्रभाव इस तरह से पड़ सकता है कि अगर आपातकाल की स्थिति है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो इसका मतलब वहां पर अब वोट नहीं पड़ पाएंगे, चुनाव नहीं हो सकता, कोई मुखिया वहां का नहीं बनेगा। तो इस तरह से वहां का जो कार्यकाल है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा जो तीसरा जरूरी कदम है वो है मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति के मूल अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं, और उस समय केवल 19 व 21 को छोड़ दिया जाता है, बाकी सारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसके अलावा आपातकाल लागू हो गया तो यह आपातकाल कितने समय तक रह सकता है? आपातकाल जो पहला वाला आपातकाल है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 6 महीने तक, अगर एक बार 30 दिन के अंदर अनुमोदित हो जाता है तो इसकी वैलिडिटी कुल 6 महीने तक रह सकती है, और 6 महीने तक ये बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने के बाद अगर इसको फिर से बढ़ाना है तो फिर वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि 30 दिन के अंदर अंदर सदन में आपको 2/3 बहुमत से इसको पारित कराना पड़ेगा, तो फिर से इसकी नई वैलिडिटी 6 महीने और मिल जाएगी। तो कुल इस तरह से 6-6 महीने करके अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा आपातकाल है राज्य का आपातकाल, ये 6-6 महीने करके केवल
3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 3 साल में किसी भी राज्य में स्थिति जो है सामान्य हो जाती है और इसके अलावा वहां पर राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है, चुनाव करवा लिए जाते हैं। तो 60 दिन में अनुमोदन करवाने पर इसमें 6-6 महीने करके केवल 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल 60 दिन में इसमें भी अनुमोदन करना होता है और ये भी अनंत काल तक चलता है। और वित्तीय आपातकाल की थोड़ी स्थिति अलग है क्योंकि इसमें ये आर्थिक स्थिति से संबंधित है। तो जब राष्ट्रपति को लगता है तो जो है सदन में सभी जो नेतागण होते हैं हमारे, वो लिखित सिफारिश मंत्रिमंडल लेकर के जाते हैं राष्ट्रपति के पास कि अब जो है भारत की स्थिति सामान्य हो गई है, सभी लोग अपने काम पर आ गए हैं और सभी के पास अपने आय का स्रोत शुरू हो गया है या काम पर आ गए हैं। तो इस तरह से इस आपातकाल को वापस लिया जाता है, वित्तीय आपातकाल को। तो वित्तीय आपातकाल इस तरह से समाप्त किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 352, अब 352, 53, 54, 55 इसमें क्या है वो जानते हैं अगली स्लाइड में। तो चलते हैं कि आपातकालीन जो प्रावधान है 352 के अलावा 53, 54, 55, 57, 58 और 59 इनमें क्या क्या बताया गया है इसके बारे में देखेंगे। तो 352 आप जान गए, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर। पहला 30 है, दूसरा 60 है और तीसरा भी 60 है। इसके अलावा 353 में आगे देखते हैं। 353 में क्या है कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया और 353 में आपातकाल लागू होने के क्या प्रभाव होंगे उनके बारे में बताया गया है। और 354 में आपातकाल जारी रहते राजस्व वितरण, मतलब कि आपातकाल अगर लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय, तो उस समय राजस्व का किस तरह से वितरण होगा, राजस्व कहां कहां वितरित किया जाएगा और क्या परसेंटेज होगा, राज्यों में क्या दिया जाएगा, इस तरह से इसका पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा 355 बाह्य आक्रमण के दौरान आंतरिक व्यवस्था, अगर बाहरी आक्रमण है, बाहरी विदेशी आक्रमण है, तो उस समय आंतरिक व्यवस्था क्या होगी। आंतरिक व्यवस्था से संबंध सीधे सीधे है राज्य की पुलिस से, सेना से, कौन कौन सी चीजें मैनेज की जाएंगी और क्या क्या देखा जाएगा, ये पूरा दिया है 355 में। इसके अलावा 357 की बात करें तो विधायी शक्तियों का प्रयोग। अब 356 जो था वो संवैधानिक तंत्र की विफलता था, इसीलिए 357 विधायी शक्तियों का प्रयोग है। विधायी शक्ति का मतलब है अगर राज्य आपातकाल होता है तो ऐसी स्थिति में राज्य में कानून सफल नहीं है तो वहां पर राज्य की जो भी कानूनी स्थितियां हैं वो पूरी केंद्र सरकार अपने पास से लेती है, तो विधायी शक्ति जो है पूरी केंद्र के पास चली जाती है। तो ये एक नोटिस के द्वारा जारी करती है सरकार की राज्य की व्यवस्था, कानून व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था पूरी केंद्र सरकार ले रही है, तो उसकी पूरी जानकारी दी गई है 357 में। इसके अलावा 358 की बात करें तो अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का स्थगन। अब 358 में यह बताया गया अनुच्छेद 19 क्या है कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आजादी की स्वतंत्रता। तो ये वाक, अभिव्यक्ति और भ्रमण, इसमें 4-5 चीजें दी हुई हैं, इनके बारे में क्या क्या स्थगित रहेगा इस बारे में जानकारी दी है अनुच्छेद 358 में। इसमें 19 में क्या क्या स्थगित रहेगा इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा 359 में भाग 3 के अधिकारों का स्थगन। आप जानते हैं पहला भाग 1 जो है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है और दूसरा भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसके अलावा भाग 3 की बात करें अगर तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो मौलिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं जो स्थगित रहेंगे इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें 359 से। तो 359 अनुच्छेद के बारे में ये दिया है। ठीक है। तो इस तरह से जो 360, 359 के बाद आता है उसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 1/2 बहुमत से, सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए और 60 दिन के अंदर, ये भी अनंत काल तक चलता है। तो इस तरह से सारे टॉपिक पे हमने बात करी। कौन सा टॉपिक था, आपातकालीन प्रावधान। अगर आपातकालीन प्रावधान न होता तो देश की स्थिति जो है किस तरह से संभाली जाती, ये कानून के द्वारा, आपातकालीन प्रावधान के द्वारा जो है हमें समझाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कोई भी प्रश्न है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।